दिस इज स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी है हमारे इंडियन इको की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये, सारे क्वेश्चन सारे स्टेटमेंट्स मैंने आपके एनसीईआरटी से सेट करे हैं। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, टेबल वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना। सबसे पहले इस चैप्टर को तरीके से पढ़ लो। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वन शॉट का लिंक मिल जाएगा। पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद में एमसीक्यूज पर आना। क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, साइड में अपना आंसर लिखो, देन आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, साइड में आंसर लिखो। लास्ट में जो भी स्कोर है 15 में से मुझे कमेंट्स में बताना। तो शुरू करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास में स्टेटमेंट वाला है। हमारे पास में क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमारे पास में ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दोनों फॉल्स हैं। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, या फिर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना, शांति से पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और आगे टिक या क्रॉस लगा देना। स्टेटमेंट 1 कहता है द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। देखो 1950 से 1990 के पीरियड के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने इंपोज करा लैंड सीलिंग सिस्टम कि किसी भी पर्टिकुलर फार्मर के पास में इतना ही लैंड हो सकता है। अगर उसके पास में एक्स्ट्रा लैंड होगा, सरप्लस लैंड होगा, तो उसका सरप्लस लैंड गवर्नमेंट ले लेगी और किसे दे देगी? बेचारे लैंडलेस फार्मर्स को दे देगी। तो इसके पीछे क्या मकसद था, क्या पर्पस था कि भाई लैंड ओनरशिप जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ही ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप ना हो कि भाई कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत सारा लैंड है, कुछ बेचारों के हाथ में बिल्कुल भी लैंड नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स हैं। तो ये सही बात है, इसीलिए लैंड सीलिंग सिस्टम आया था ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप ना हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। देखो ये लाइन मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाई है कि जितने भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे ना, जैसे लैंड सीलिंग हो गया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ रेंट था, ये सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर सक्सेसफुल थे, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो काफी कमिटेड थी कि यार हमें बेचारे लैंडलेस फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी आपका जो रिसेंटली सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है ना उससे उठाया है। द शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ। अच्छा शैकल्स का मतलब होता है हथकड़ी, तो इसे ये समझ लो यहाँ पर शैकल्स का मतलब है स्टैग्नेशन। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टैग्नेशन थी पहले के टाइम पर, यानी कि रुकावट थी, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। ये स्टैग्नेशन, ये जो रुकावट थी, ये किसकी वजह से ब्रेक हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ब्रेक हुई। और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर किन किन चीजों का एप्लीकेशन हुआ था? तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स गिवन है, याद करो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ऑल्टरनेटिव्स गिवन है कि भाई कौन कौन से आने चाहिए। अब याद करो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हम लोग श्योर हैं HYV सीड्स का यूज तो हुआ ही था, मतलब फर्स्ट वाला तो आना ही चाहिए। तो फर्स्ट वाला ए में, बी में और डी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले सी को हटा दो। ये होती है एलिमिनेशन टेक्निक। जो आपको लग रहा है ना बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, सबसे पहले उसको काट दिया। ठीक है भाई। अब याद करो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज हुआ था, मैंने पढ़ाया था एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हमारा थर्ड वाला भी आना चाहिए। अब थर्ड वाला किस में नहीं है? थर्ड वाला ए में नहीं है, तो ए वाले को हटा दो, मतलब आंसर बी और डी में से एक होना चाहिए। अब हमारे पास में है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो याद करना ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं हुआ था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ था। तो फोर्थ वाला नहीं आना चाहिए, तो फोर्थ वाले को हटा दो। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फर्स्ट आ रहा है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ था, मशीन्स का यूज इंक्रीज हुआ था, साथ साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। समझ में आया किस तरह से करते हैं? जो आंसर नहीं बनता सबसे पहले उसे एलिमिनेट करो, उसे काट दो, इस तरह से आपको अपना आंसर ढूंढना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था वो सिर्फ 2 ही क्रॉप्स तक सीमित था। याद करो कौन कौन सी 2 क्रॉप्स थी, ये तो इजी सा है। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर 2 ही क्रॉप्स पर देखने को मिला था, राइस एंड व्हीट। याद रहेगा, राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड। मान लो फार्मर ने 100 किलो उगाया है, ठीक है, राइस उगाया है। इस 100 किलो में से फार्मर ने 60 केजी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लिया, अपनी फैमिली के लिए यूज में ले लिया। अब बचा कितना उसके पास में, 40 केजी। इस 40 केजी को वो मार्केट में बेचता है और पैसा कमाता है। तो ये जो सरप्लस है ना, जिसे वो मार्केट में बेच के पैसा कमाएगा, इस सरप्लस को क्या बोला जाता है, एमएसपी, मार्केट शेयर, मार्केटेड सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस। याद करो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, इसे बोला जाता है मार्केटेड सरप्लस। क्या कहते हैं, मार्केटेड सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में असर्शन रीजन का है, किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो पहले असर्शन और रीजन दोनों को पढ़ लो, इन दोनों को इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के तौर पर पढ़ना। मान लो असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, आपका आंसर सी हो जाएगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। मान लो दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट हैं, इन दैट केस आपका आंसर ए और बी में से होगा। अगर दोनों सही हैं और ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो आपका आंसर ए होगा कि दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मान लो दोनों सही हैं लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो आपका आंसर बी होगा कि दोनों सही है लेकिन रीजन हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखते हैं हमारे दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के असर्शन क्या कहता है। HYV crops are more prone to attack by pests and the small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack। बिल्कुल सही बात है, assertion करेक्ट है। जो HYV crops होती हैं वो more prone to pest attack होती है, उस पे कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं और एक बार अगर पेस्ट अटैक हो गया, कीड़े लग गए, तो पूरी की पूरी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। The green revolution increased the amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage। ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो गया था कि हमारी सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करके रखने लग गई थी ताकि इस स्टॉक को इमरजेंसी के टाइम पर या फिर फूड की जब शॉर्टेज हो, स्कैरसिटी हो, तब यूज कर लिया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, टिक लगा दिया, आंसर ए या बी में से होना चाहिए। अब देखो ये जो रीजन है क्या वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। ऊपर बात करी गई है पेस्ट अटैक से रिलेटेड, नीचे बात करी गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट से रिलेटेड, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 की यहाँ पर बात हो रही है, लेड अ रोड मैप ऑफ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 की वजह से कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो इस पर बेस्ड है। IPR 1956 कौन से 5 ईयर प्लान का रोड मैप सेट करता है, कौन सा 5 ईयर प्लान IPR 1956 पर बेस्ड था। तो याद करना सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो IPR 1956 पर निर्भर करता है। ड्यूरेशन भी देख सकते हो, सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था, हमारा 1956 के अंदर ही आया था। और साथ साथ में इसी का मेन मकसद था कि हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और ये भी ऊपर क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, तो याद रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट वाज अंडरलाइंड बाय। भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, ये काम कौन सी कमिटी को सौंपा गया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, अपने आप रूरल डेवलपमेंट होगा, गांवों का विकास होगा। ये काम कौन सी कमिटी को सौंपा गया, विलेज कमिटी, कार्वे कमिटी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी, स्मॉल रूरल इंडस्ट्रियल कमिटी। सोच के देखो, मैंने बताया लेक्चर के अंदर, आंसर होगा कार्वे कमिटी, याद रहेगा। 8th क्वेश्चन कहता है, द स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम लोगों ने करा भी था, हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर रहे थे, हम हमारे US डॉलर को सेव कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि यार अब तक हम लोग जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे,
क्यों ना उन्हीं प्रोडक्ट्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारी डोमेस्टिक कंट्री में बनाने लग जाए तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी को क्या बोला गया? एक्सपोर्ट प्रमोशन? नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, या फिर बोथ बी एंड सी? तो देखो, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी नहीं बोलते, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते, इसलिए सी वाला गलत हो गया, तो डी वाला नहीं हो सकता, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर होगा बी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट खुद की कंट्री में बनाने लग जाओ, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि यूएस डॉलर सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन कहता है, इन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1990, ये जो 40 साल का पीरियड था, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। आपके एनसीईआरटी से उठाई है मैंने लाइन, ध्यान से समझना। 1950 से 1990 तक का जो पीरियड था, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी वो डिक्रीज नहीं हुई, स्टिल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। समझ में आया? एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो डिक्रीज होने लगा, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी वो तभी भी सेम ही थी, वो पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई, तो ये बात सही है। The industrial sector and service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर, टर्चरी सेक्टर उन लोगों को जो लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में उतना ज्यादा शिफ्ट ही नहीं हो पाए, क्योंकि शायद उनके पास में वो स्किल्स नहीं थी, या फिर ये समझ लो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं था कि वो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, ताकि ये जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट कर सके। तो ये बात भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुआ, लेकिन पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी सेम ही थी। स्टिल हमारी बहुत सी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि शायद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर उस पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाया। तो दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी से फ्रेम करा था, ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड प्रोटेक्शन का? हम लोग ट्रेड प्रोटेक्शन कर रहे थे कि भाई बाहर के प्रोडक्ट को हमारी कंट्री में नहीं आने दे रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने क्या करे थे, कोटास फिक्स करे थे कि हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ असेंशियल चीजों का इंपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या कर दी थी, हम लोगों ने टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लग रहा था उसको हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया था। इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ बोलते हैं, तो अपने आप ही हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड प्रोटेक्शन का जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं? देखो, अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलेगी, अगर हमें एक्सपोर्ट करने पर फायदे मिलेंगे, सरकार मॉनेटरी हेल्प देगी, तो हमारा प्रोडक्ट उल्टा सस्ता हो जाएगा, तो इसकी वजह से तो प्राइसेस कम हो रही हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि भाई बाहर वाले प्रोडक्ट का हमें इंपोर्ट नहीं करना, वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री में बनाएंगे, इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हो जाएगा, हमें इंपोर्ट करने की फ्रीडम मिल जाएगी, तो यार हम खुल के इंपोर्ट करेंगे, इसका भी प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर सी है, इंपोर्ट टैरिफ, कि भाई इंपोर्ट्स पर टैक्स इंक्रीज कर दो, टैरिफ इंक्रीज कर दो, अपने आप जिन चीजों का हम इंपोर्ट करें वो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी के पीछे बेसिक आइडिया क्या था, मकसद क्या था? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना? नहीं, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इंश्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट हो ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये है करेक्ट आंसर, कि भाई अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे तो आपको इजीली लाइसेंस मिल जाएगा, अगर आप किसी डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलते हो तो कहीं ना कहीं सरकार आपको लाइसेंस देने में थोड़ी बहुत आनाकानी, स्ट्रिक्टनेस दिखा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने के लिए, ताकि हमारे जो टिलर्स ऑफ द सॉइल हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठे, जमींदार थोड़े से नीचे आए, रिच फार्मर्स थोड़ा सा नीचे आए, इक्वालिटी आए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या लेकर आती है, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आती है। लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स, अब इन लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड सीलिंग, हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। तो देखो ये जो सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी, इसमें अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम आता है, हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें लैंड सीलिंग भी आता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन को बोला जाता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं, टेक्निकल, ये हम लोगों ने सेकंड वाला पढ़ा था, ये है टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड आते हैं। तो करेक्ट हो गया हमारा सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी कि 1951 की बात हो रही है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी थी? तो देखो जब हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट करी थी, 1951 की बात है, उस टाइम पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 5 लाख रुपए। ठीक है, याद रहेगा 5 लाख। फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होके कितनी हो गई, 1 करोड़ हो गई। आपकी एनसीईआरटी में 1 करोड़ गिवन है प्रेजेंट के लिए, लेकिन एक्चुअली में प्रेजेंट के लिए ये लिमिट कितनी है, 10 करोड़। ठीक है, जब प्लानिंग शुरुआत हुई थी तब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 5 लाख, फिर इंक्रीज होके 1 करोड़ हो गई। आपके एनसीईआरटी के अंदर 1 करोड़ गिवन है, लेकिन प्रेजेंट में लिमिट कितनी है, 10 करोड़। ऐसा क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये टेबल वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास में, दो कॉलम्स हैं, हमें करेक्ट पेयर चूज करना है कि आमने सामने कौन सा करेक्ट है, ए और फर्स्ट, बी और सेकंड, आमने सामने कौन सा करेक्ट है। देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग गिवन टू इंडस्ट्रीज फॉर एक्सपैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, नहीं, इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए थे। क्यों दिए गए थे कि भाई अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे तो आपको इंडस्ट्रियल कंसेशंस मिलेंगे, यानी कि सब्सिडी दी जाएगी, आपसे टैक्स कम लिया जाएगा, टैक्स की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये वाला तो गलत हो गया, यहाँ पर एग्जिस्टिंग फर्म्स नहीं होगा, यहाँ पर है फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स, तो ये गलत हो गया। इंपोर्ट कोटास, इंपोर्ट्स पर कोटा फिक्स कर दिए गए थे कि हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। लोअर्स द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी, नहीं भाई, कोटा लगा देंगे तो इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस थोड़ी ना कम होगी, यहाँ पर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर टैरिफ लगा देंगे ना तो भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कम तो नहीं होगी। तो ये वाला भी गलत हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 से कोई लेना देना नहीं है। एग्रीकल्चरल सब्सिडी, यानी कि सरकार जो फार्मर्स को सब्सिडी देती है, मॉनेटरी हेल्प देती है, वो क्या है, वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो देखो कुछ लोग बोलते हैं अगर फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी तो वो हर रिसोर्सेज का क्या करेंगे, वेस्टफुल कंजम्पशन करेंगे, उन्हें सोच समझ के यूज में नहीं लेंगे, वो फर्टिलाइजर, सीड सबको वेस्ट करा करेंगे। तो सी वाला करेक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है उसकी वजह से वेस्टफुल कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन कहता है आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, याद रखना इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की बात नहीं करें, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि यार हम तो हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि हम तो हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी खुद की इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डेवलप करना, अच्छा प्रोडक्ट बनाना जो इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव कर सके, ताकि हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अर्न कर सके, यूएस डॉलर अर्न कर सके। ये क्या थी, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी। सही बात है, करेक्ट है। रीजन कहता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी कि जिन चीजों का अब तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम डोमेस्टिक कंट्री में बनाने लग जाए ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। इसी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। And protection of the domestic industry through import restrictions and import duties, हमने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा, कैसे, इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के, साथ में हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, टैरिफ लगा दिए थे, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन ये जो रीजन है वो असर्शन का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर है ना आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऐसे ही एमसीक्यूज दूंगी, साथ साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, अगर इस तरह से तरीके से पढ़ोगे तो इको में पूरे में से पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।